स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी या स्मृति के प्रकार के बारे में। मनोवैज्ञानिकों ने समयावधि के आधार पर स्मृति के 3 प्रकार बताए हैं। सेंसरी मेमोरी यानी संवेदी स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी लघुकालीन स्मृति और लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालीन स्मृति। एक बार पहले हम इन तीनों स्मृति को ब्रीफ में समझेंगे, उसके बाद एक एक करके हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो जब कोई भी सूचना हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है तो सबसे पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है। जैसे हमारे सामने कोई उद्दीपक आता है तो उस उद्दीपक से संबंधित कोई भी सूचनाएं होती हैं, चाहे वो दृश्य सूचना हो, चाहे वह श्रवण सूचना हो या घ्राण संबंधी सूचना हो यानी सूंघने से संबंधित हो या फिर त्वचा से संबंधित सूचना हो, तो वह हमारे सेंसर्स के थ्रू, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन हैं, उनके थ्रू हमारे ब्रेन में प्रवेश करती है और वह हमारे सेंसरी मेमोरी में आती है। सेंसरी मेमोरी जिसमें उनका स्टोरेज टाइम 1 सेकंड से भी कम होता है। 1 सेकंड या उससे कम समय के लिए वो वहाँ पे स्टोर हो पाती हैं। यदि उस इन्फॉर्मेशन पर अटेंशन दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, तो वह सूचनाएं फिर वहाँ से लघुकालीन स्मृति में प्रवेश करती हैं। और अगर वहाँ भी उनको बार बार रिहर्सल किया जा रहा है, बार बार उनको दोहराया जा रहा है, तो वहाँ से वह सूचनाएं दीर्घकालीन स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रवेश करती हैं और फिर लंबे समय तक हम उन्हें याद रख पाते हैं। तो यह स्मृति का पूरा प्रोसेस है, कैसे सूचनाएं ब्रेन में आती हैं और वह स्टोर होती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेंसरी मेमोरी के बारे में या संवेदी स्मृति के बारे में। संवेदी स्मृति, इसमें व्यक्ति सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकंड या उससे भी कम अवधि के लिए संचित करके रख पाता है। यानी जैसा अभी मैंने बताया कि जो भी सूचनाएं आ रही हैं, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू सूचनाएं आ रही हैं, वह 1 सेकंड से भी कम समय के लिए ही मस्तिष्क में रुक पाती हैं। इसको एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 सेकंड से भी कम समय के लिए कुछ लेटर्स दिखाए जाएंगे और उन लेटर्स को आपको देखकर याद करना है। अब आप बताएं कि आपको दिए गए लेटर्स में से कितने लेटर्स याद हैं। हो सकता है कि आपको 1, 2 या मैक्सिमम 3 या 4 लेटर्स भी याद हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं याद होंगे। लेकिन इस इमेज का जो चिन्ह है, उन लेटर्स का जो चिन्ह है, वह हमारे मस्तिष्क में उसके हटने के बाद भी थोड़े समय तक बना रहता है। इसीलिए इसे चिन्ह स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। संवेदी स्मृति के कारण ही व्यक्ति के सामने से उद्दीपक के हट जाने के बाद भी थोड़े समय तक के लिए उसका चिन्ह मस्तिष्क में बना रहता है, जैसा कि आपने अभी प्रयोग में देखा। इसीलिए इसे चिन्ह स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। संवेदी स्मृति को संवेदी रजिस्टर्ड भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। पहला तो आपने अभी प्रयोग में देख लिया, जो कि प्रतिमा संबंधी स्मृति थी, यानी जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है और वह उसके बारे में सूचनाएं 1 सेकंड से कम समय तक के लिए ही संचित कर पाता है। दूसरा है प्रतिध्वनि स्मृति, इकोहिक मेमोरी। इसमें जो सूचनाएं आती हैं वह श्रवण संबंधी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने टीवी पर बीमा कंपनियों के ऐड देखे होंगे। तो जब ऐड ख़त्म हो जाता है तो बड़ी तेज़ी से उसमें लास्ट में टर्म एंड कंडीशन को वो बता जाते हैं। वो इतनी तेज़ी से बताते हैं कि उससे संबंधित सूचनाएं बहुत कम समय के लिए ही हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो पाती हैं और वहाँ से वो तुरंत गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पर सेंसरी मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक समाप्त होता है
और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो कि है शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघुकालीन स्मृति। जिन सूचनाओं पर सेंसरी मेमोरी में आने वाली जिन सूचनाओं पर हम अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, तो वह सूचनाएं संवेदी स्मृति से फिर आगे लघुकालीन स्मृति में प्रवेश पाती हैं। लघुकालीन स्मृति, जिसे विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी बताया है। इसके साथ साथ इसे सक्रिय स्मृति, तात्कालिक स्मृति, लघुकालिक संचयन स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। इस स्मृति में किसी सूचना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है। यानी जो लघुकालीन स्मृति में सूचनाएं आती हैं उनको हम 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रख पाते हैं, यदि हम उनका दोबारा रिकॉल ना करें या दोबारा उनको याद ना करें। अगर हम उन्हें दोबारा याद नहीं करते हैं तो 20 से 30 सेकंड के बाद हमारे मस्तिष्क से गायब हो जाती हैं, हमारी स्मृति से विस्मरण हो जाता है उनका। लेकिन लघुकालीन स्मृति में प्रवेश करने वाली सूचनाओं पर यदि हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उनका रिहर्सल करते हैं, तो वह सूचनाएं आगे फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी LTM में प्रवेश पाती हैं। नेक्स्ट, इसमें प्रवेश पाने वाली सूचनाएं बहुत कमज़ोर प्रकृति की होती हैं, यानी इनके विस्मरण के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन लघुकालीन स्मृति में आती है उसके विस्मरण के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मिलर ने संचयन क्षमता के आधार पर लघुकालीन स्मृति की संचयन क्षमता को 7+-2 के रूप में बताया, जिन्हें इन्होंने मैजिकल नंबर भी कहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में आए हैं, नेट के एग्ज़ाम में या BA के एग्ज़ाम में, और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि मैजिकल नंबर का प्रतिपादन किसने किया या मैजिकल नंबर कौन से होते हैं। तो मैजिकल नंबर मिलर ने बताया, जो कि है 7+-2। यानी इसमें बता रहे हैं कि व्यक्ति एक समय में 7+ यानी 7 में प्लस कर दिया गया 2 तो 9 और 7-2 यानी 5। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं मिलर कि पर्सन 5 से लेकर 9 सूचनाओं तक को एक साथ स्मृति में धारण कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति 5 से लेकर 9 सूचनाओं को एक समय में अपनी स्मृति में धारण कर सकता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि लेकिन चंकिंग की प्रक्रिया द्वारा एक समय में 9 से अधिक सूचनाओं को याद किया जा सकता है या धारण किया जा सकता है। अब चंकिंग है क्या? तो चंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें छोटी छोटी सूचनाओं को बड़ी इकाइयों में समाहित करके आसानी से उन्हें याद किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल से समझें इसको। जैसे आप सभी को ये वर्ड्स दिए जाए याद करने के लिए, तो इन्हें याद करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को बड़ी इकाइयों में डिवाइड कर दें जैसे, तो अब हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे CBI, RBI, FBI, SBI और PNB, ये वर्ड्स आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसी को चंकिंग कहा जाता है। कहीं जगह चंकिंग या चुकिंग भी लिखा जाता है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति जिसकी संचयन क्षमता सबसे अधिक होती है, यहाँ पर प्रवेश पाने वाली जो सूचनाएं होती हैं उनका विस्मरण बहुत देरी से होता है और हम उन्हें लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में संचित करके रख पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने दीर्घकालीन स्मृति की संचयन क्षमता को असीमित माना है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी सूचनाएं चाहें उतनी सूचनाएं इसमें स्टोर कर सकते हैं और
जितने लंबे समय तक चाहें उतने लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड है, जो इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, उसकी एक लिमिट होती है। अगर हम बात करें माइंड की, तो माइंड की जो मेमोरी कार्ड है वह नो लिमिट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी भी सूचनाएं अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन स्मृति में संचित होने वाली सूचनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ परिवर्तन लाती हैं और यही कारण है कि व्यक्ति उन्हें लंबे समय तक के लिए याद रख पाता है। यानी जो सूचनाएं शॉर्ट टर्म मेमोरी से आगे बढ़ती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती हैं, वह सूचनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ परिवर्तन लाती हैं। वहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स में परिवर्तन होता है और जिसकी वजह से सूचनाएं लंबे समय तक आसानी से याद रखी जाती हैं। दीर्घकालीन स्मृति में सूचनाएं अब सापेक्ष रूप से स्थायी होती हैं। यानी यहाँ पर जो सूचनाएं एक बार आ जाती हैं वह खासकर लंबे समय तक के लिए याद हो रहती हैं और जल्दी उनका विस्मरण होता नहीं है। इसीलिए इसे स्थायी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन स्मृति में संचित सूचनाएं मौलिक सूचनाओं से थोड़ा भिन्न होती हैं। यानी जो सूचनाएं यहाँ पर आ रही हैं वह उनका कूट संकेतन होता है। पहले उनका कूट संकेतन होता है जिससे वह आसानी से समझ सकता है, उस तरीके से या उस रूप में उसको स्टोर करता है, जैसा कि हमने कूट संकेतन के प्रोसेस में देखा था। यहाँ पर एक बात और ध्यान दें कि जो सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी में जो सूचनाएं होती हैं वह सीधे ही मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, उनका कूट संकेतन नहीं होता है। जबकि लघुकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति में कूट संकेतन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद सूचनाएं मस्तिष्क में स्टोर होती हैं। यानी पहले व्यक्ति उनको अपने समझने के अकॉर्डिंग रूप में परिवर्तित कर लेता है। दीर्घकालीन स्मृति को दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने दीर्घकालीन स्मृति के दो प्रकार बताए हैं। पहला है प्रासंगिक स्मृति यानी एपिसोडिक मेमोरी, और दूसरा है अर्थगत स्मृति या सेमेंटिक मेमोरी। तो अब हम बात करते हैं प्रासंगिक स्मृति या एपिसोडिक मेमोरी के बारे में। प्रासंगिक स्मृति से तात्पर्य ऐसी स्मृति से है जो सामयिक रूप से व्यवस्थित या दिनांकित घटनाओं एवं प्रसंग से संबंधित सूचनाओं को संचित करते हैं। जैसे हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं वह सभी घटनाएं प्रासंगिक स्मृति के अंतर्गत आती है। जैसे बचपन में आपके साथ कोई घटना घट जाए, आपको कोई चोट लग जाए, ऐसी चोट जो आपको आज तक याद हो, तो यह स्मृति प्रासंगिक स्मृति कहलाएगी। या आपको कोई इनाम मिला हो, कोई पुरस्कार मिला हो और वह घटना आपको याद हो, तो यह घटनाएं भी प्रासंगिक स्मृति में आएंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रासंगिक स्मृति में वह सूचनाएं संचित होती हैं जो यह बताती हैं कि घटना कब हुई थी। जैसे कल 10 बजे रात्रि को मैं स्टेशन पर पहुंच गया था, तो यहाँ पर समय की बात की जा रही है कि कब घटनाएं कब हो रही हैं, उसके बारे में कहाँ पर बात की जा रही है, प्रासंगिक स्मृति में। या कल ट्रेन में मैंने एक अजीब इंसान को देखा, तो यह भी सूचना किससे संबंधित है, प्रासंगिक स्मृति से संबंधित है। यानी व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में जो भी घटनाएं या जो भी अनुभूतियां संचित होती हैं उनका संबंध प्रासंगिक स्मृति से होता है। इसीलिए इसे आत्मचरित्र स्मृति या ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थगत स्मृति या सेमेंटिक मेमोरी। इसमें अर्थ
जो अर्थ होता है, जिस चाहे वो अर्थ वर्ड्स का हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई संप्रत्यय हो या कोई तथ्य हो, कोई प्रतीक हो, इन सभी से संबंधित जो अर्थ होते हैं, उनसे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वह अर्थगत स्मृति में संचित होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एप्पल मीन्स सेब, तो ये क्या है, ये अर्थगत स्मृति का उदाहरण है। या आपसे पूछा जाए कि पानी का सूत्र क्या है, जो जल का फार्मूला है पानी का वो क्या है, तो वो H2O है। ये क्या है, यह भी एक अर्थगत स्मृति का उदाहरण है। या आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये सभी क्या है, ये सब अर्थगत स्मृति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थगत स्मृति और प्रासंगिक स्मृति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरी। तो यहाँ पर कुछ मुख्य अंतर बताए गए हैं। पहला है प्रासंगिक स्मृति में संचित सूचनाओं का संबंध कब से होता है, जैसा कि अभी हमने प्रासंगिक स्मृति के डेफिनेशन में देखा था। जबकि अर्थगत, यहाँ पे अर्थगठित लिख गया है, यहाँ पर होगा अर्थगत स्मृति। जबकि अर्थगत स्मृति में संचित सूचनाओं का संबंध क्या, क्यों और कैसे आदि से होता है। नेक्स्ट, प्रासंगिक स्मृति से विस्मरण अर्थगत स्मृति की अपेक्षा जल्दी होता है। जैसे जो भी फैक्ट्स रहते हैं वो हम ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। कोई भी फैक्ट्स है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, ये सब तथ्य संबंधित सूचनाएं हैं जिन्हें हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जबकि आपके साथ जो घटनाएं घटती हैं उससे संबंधित सूचनाओं को हम जल्दी भूल जाते हैं, अपेक्षाकृत सिमेंटिक मेमोरी के। जो भी घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं, जैसे भी पूछा जाए कि एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो आप उसको नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो संप्रत्यय होते हैं, उन्हें हम लंबे समय तक अपने स्मृति में धारण रख पाते हैं। नेक्स्ट, प्रासंगिक स्मृति में सूचनाओं की पुनः प्राप्ति तभी संभव होती है जब व्यक्ति के सामने उस घटना से संबंधित कोई संकेत प्रस्तुत किया जाए। जैसे हमारे साथ कोई घटना घटती है और हमें वह घटना नहीं याद आ रही है, तो अगर हमें उस घटना से संबंधित कोई छोटा सा क्लू मिल जाता है तो वह घटना हमें आसानी से याद आ जाती है। जैसे आप कोई सामान रख के भूल जाते हैं और फिर घर में ढूंढते हैं, तब तक मम्मी ने बताया कि आप तो ये सामान या अपनी बुक लेकर यहाँ पर आए ही नहीं थे, इससे पहले तो तुम गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ। तब आपको याद आता है कि अरे हाँ, मैं तो अपनी बुक अपने फ्रेंड के यहाँ ही भूल आया हूँ। तो ये क्या था, जो मम्मी का बोलना था वो एक संकेत था कि आपका जो बुक है वो आपके फ्रेंड के यहाँ है। तो यानी जो प्रासंगिक स्मृति से संबंधित घटनाएं होती हैं उनके लिए संकेत आवश्यक होता है, संकेत जरूरी होता है, जिससे व्यक्ति आसानी से उन्हें याद कर पाता है। जबकि जो अर्थगत स्मृति होती है उससे संबंधित सूचनाएं को याद करने के लिए संकेत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, अर्थगत स्मृति की सूचनाओं की संरचना काफ़ी मजबूत होती है जो उन्हें बाहरी तत्व या शब्दों के अर्थ की सूचनाओं से बाधा उत्पन्न से बचाता है। यानी जो अर्थगत स्मृति की सूचनाएं होती हैं वो फैक्ट से रिलेटेड होती हैं और वह बाहरी तत्वों से बची रहती है। जैसे हम उन्हें उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं अपने आप से, लेकिन जो प्रासंगिक स्मृति की सूचनाएं होती हैं वह बाहरी तत्वों से आसानी से प्रभावित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप 5 साल पहले की कोई घटना को याद कर रहे हैं और उस घटना को याद करते समय आपके फ्रेंड आपसे बता रहे हैं, आप घटना को दूसरी तरीके से बता रहे हैं और आपका फ्रेंड बता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। तो कई बार हम उसकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये जो बोल रहा है वैसा ही हुआ होगा।
तो ये क्या हो रहा है, ये बाहरी तत्वों के द्वारा जो सूचनाएं थी वह प्रभावित हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्थगत स्मृति की प्रकृति होती है वह स्थिर होती है, जबकि प्रासंगिक स्मृति की जो प्रकृति होती है वह कम स्थिर होती है। यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि जो प्रासंगिक स्मृति होती है उसे हम मेंटल डायरी के रूप में जानते हैं। डायरी, जैसे आप लोग भी अगर डायरी लिखते होंगे तो हम डायरी में क्या करते हैं, अपने जीवन की घटनाओं को उसमें लिखते हैं। तो प्रासंगिक स्मृति क्या है, इसमें जीवन की घटनाएं लिखी होती हैं, जीवन की घटनाओं से संचित स्मृतियां होती हैं, इसीलिए इसे मेंटल डायरी कहा जाता है। जबकि अर्थगत स्मृति को मेंटल डिक्शनरी कहा जाता है। जैसे डिक्शनरी का यूज हम क्यों करते हैं, अर्थ को जानने के लिए, शब्दों के अर्थ को जानने के लिए करते हैं। तो जो मेंटल डिक्शनरी है या जो अर्थगत स्मृति है, इसमें फैक्ट्स, वर्ड्स और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ों के अर्थ को जाना जाता है। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।